गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है दोबारा से आपका सीयूईटी के लेक्चर्स के अंदर। अब आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के साथ अपन कल्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है हिस्ट्री एंड कल्चर। अब जब अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए टाइमलाइन के बारे में, कि टाइमलाइन क्या चीज़ होती है। क्योंकि जब तक टाइमलाइन पता नहीं होगी तब तक आप यही रेफरेंस नहीं दे पाओगे कि कौन सी चीज़, कौन सी घटना कब हुई थी। ठीक है, तो पहले टाइमलाइन को अपन चर्चा करेंगे। अब टाइमलाइन क्या होती है? आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है, मैथ्स के अंदर आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, है ना। नंबर लाइन में क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, नंबर लाइन में। फिर यहाँ पे जैसे आप राइट हैंड साइड पे जाते रहते हो तो ये +1 होता है, फिर ये +2 होता है, फिर ये +3 होता है, एंड सो ऑन। प्लस में बात जाती रहती है, राइट। ये प्लस में पॉजिटिव नंबर्स है। फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव नंबर से होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो इसके यहाँ पे जितने भी 0 के जितने भी इस साइड जाते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और जितने भी इधर जाते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ये क्या होती है अपनी नंबर लाइन। ये सब आपने मैथ्स के अंदर पढ़ी होगी। बस इसी एनालॉजी के साथ आपको टाइमलाइन पढ़नी है। टाइमलाइन क्या होती है? अब देखो, अब मैं टाइमलाइन बता रहा हूं। ये टाइमलाइन मैंने बनाई ऊपर, ये टाइमलाइन, ठीक है। ये जो 0 है इसकी जगह मैंने यहां 0 कर दिया। ये वो समय है जिस समय जीसस क्राइस्ट धरती पर मौजूद थे, ठीक है। सो इट इज द टाइम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। अब जीसस क्राइस्ट के काल के बाद का जितना भी समय है उसको हम बोलते हैं, ये पूरा समय क्या कहलाएगा? आफ्टर डेथ, एडी, आफ्टर डेथ। और ये पूरा जितना भी समय है उसको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आफ्टर डेथ को कई बार हम लोग बिफोर, ये BCE भी बोल देते हैं, ठीक है। आफ्टर डेथ को कई बार BCE भी बोल देते हैं, और BC को तो अपन BC ही बोलते हैं। बेसिकली AD का मतलब है आफ्टर डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, BC का मतलब है बिफोर द क्राइस्ट। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आज का वर्ष चल रहा है आपका 2024 मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे। क्या मतलब हुआ कि 2024 AD चल रहा है। 2024 क्या चल रहा है? AD चल रहा है। क्यों चल रहा है 2024 AD? क्योंकि क्राइस्ट आज से 2024 साल पहले इस धरती पर थे, ठीक है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 323 AD, ये गुप्ता काल है। क्या मतलब हुआ कि क्राइस्ट के जाने के 323 साल बाद गुप्ता ईरा भारत के अंदर थी। अब इधर आ जाओ, क्राइस्ट से इधर अगर मैं बोलता हूं जैसे कि 273 BC, रीजन ऑफ अशोका। क्या मतलब हुआ कि क्राइस्ट के होने से भी 273 BC पहले अशोक भारत में मौजूद था। तो ये होती है आपकी नंबर लाइन। अब आपको क्लियर हो गया कि AD का मतलब क्या है, BC का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपकी जो टाइमलाइन वाला कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। देखो, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कौन सी वाली है? जिसमें आप ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लोगे, अशोक के बारे में पढ़ लोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री में आती हैं। मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर में अकबर के बारे में पढ़ लोगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लोगे, ये सब मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर में आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें आप ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ते हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ते हो, नेशनल मूवमेंट जो आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में आप चर्चा करते हो। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से भी पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ से हम बेस्ट हिस्ट्री को जानते हैं, हिस्ट्री के जो साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से क्रमबद्ध तरीके से अपने को साक्ष्य मिलते हैं किसी सभ्यता के,
उससे भी पहले के कुछ साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं जिनको प्री हिस्टोरिक एरा बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक एरा जो है वो 3 भागों में डिवाइड अपन करते हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। स्टोन एज जो है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है, एक है पेलियोलिथिक, एक है मिजोलिथिक, एक है नियोलिथिक एज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टोन एज की अगर अपन बात करें तो टाइमलाइन में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस बीच का जो काल है 36,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का, इसको अपन बोल लेते हैं पेलियोलिथिक एज। 8,000 से 4,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है इसको अपन बोलते हैं मिजोलिथिक एज। 4,000 से लेके 2,500 बीसी तक का जो काल है इसको अपन बोल देते हैं नियोलिथिक एज। ये पूरा स्टोन एज चल रहा है। स्टोन एज देखो, स्टोन का एक दूसरा नाम जो होता है ना, इसको लिथिक भी बोलते हैं। लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अगर मैं पेलियोलिथिक बोल रहा हूं, दिस लिथिक मींस स्टोन, मिजोलिथिक लिथिक मींस स्टोन, नियोलिथिक लिथिक मींस स्टोन। तो ये 3 काल अलग अलग हैं जो कि पाषाण काल कहलाए जाते हैं। अब इनके अलग अलग डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, जैसे कि इस समय आदमी जो हुआ करता था वो हंटर गैदरर हुआ करता था, खाने को कुछ मिलता नहीं था, जो पशु मिलता था उसको मारता था, खा जाता था। ठीक है, और जब सब खत्म हो जाता दूसरी जगह चला जाता था, वहां पे कुछ मार काट के खा लेता था, तो इसको कहते थे हंटर गैदरर। ठीक है, इस टाइम पे जो उसके टूल्स होते थे रफ टूल्स हुआ करते थे। रफ टूल यानी भाटे, मोटे मोटे जो भाटे होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उनको मार करके किसी पशु को मार दिया करता था। ठीक है, तो रफ टूल्स हुआ करते थे। फिर मिजोलिथिक जो थे, इसमें उसके पास शार्प टूल्स आ गए। ठीक है, शार्प टूल्स आ गए। जो नियोलिथिक था, इस समय तक वो सारे काम करने लग गया, वो एग्रीकल्चर भी करने लग गया, वो डोमेस्टिकेशन भी करने लग गया। ठीक है, तो ये उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। इतने डिटेल्स के अंदर अपने को नहीं जाना है, मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, और स्टोन एज 3 भागों में डिवाइडेड है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। 2500 बीसी के बाद का जो भी इरा आता है उसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसमें 2 वर्ड हैं, एक है चैल्को, एक है लिथिक। यानी पत्थरों का इस्तेमाल तो एज इट इज करा ही जा रहा था, लेकिन जो सबसे पहला मेटल का इस्तेमाल मनुष्य ने करना शुरू करा इस पीरियड के अंदर वो कॉपर था। क्या था? कॉपर एज। कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करा, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। यानी पत्थर के साथ साथ कॉपर का इस्तेमाल भी मनुष्य ने शुरू कर दिया था। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में अपन ने चर्चा करी। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब हम बात करेंगे प्री हड़प्पन एक फेमस साइट रही है मेहरगढ़। एक्चुअली अपन अपनी हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पन सभ्यता से भी पहले की कुछ बातें अपन ने कर ली हैं, और उससे पहले की भी एक साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ये वर्तमान में बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ जो है ये प्री हड़प्पन साइट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की नहीं है, प्री हड़प्पन साइट है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे स्टोन एज आपकी पूरी हो गई तो उसके बाद चैल्कोलिथिक एज आती है। चैल्कोलिथिक यानी कॉपर की एज, और कॉपर का अलॉय क्या है? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एज भी कॉपर एज जैसी ही है, वही है, उसको ब्रॉन्ज एज बोल दिया जाता है। कॉपर एज ही ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ये क्या है? कॉपर एज ही है। और कॉपर एज क्या है? चैल्कोलिथिक एज। इसके बाद में जब आर्यंस अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि आर्यंस जो है भारत के अंदर आयरन लेकर के आए थे, तो फिर आयरन आ गए, तो फिर आयरन का उपयोग भी शुरू हो गया, फिर ये आयरन एज आ जाती है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे आगे
अपना मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अपना मेन टॉपिक क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में अपन कैसे पढ़ेंगे इसको? IVC। मेन नाम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है कि इंडस नदी के किनारे, जो अपन ने ज्योग्राफी में सिंधु नदी पढ़ी थी, इंडस नदी पढ़ी थी, देखो कहां से कहां तक जाती है सिंधु नदी। एक बार वापस मैं बता दूं आपको, ये सिंधु नदी यहां से ओरिजिनेट हुई, इंडस रिवर, ये इंडस रिवर जा रही है, ये पूरी जा रही है इंडस रिवर, राइट। अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ लिया। जितनी भी साइट्स की खुदाई हुई है, जितने भी साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता के, वो अधिकांशतः इंडस वैली की साइट्स पर मिले हैं। इसका जो बेसिन है इंडस वैली का, उसके आसपास मिले हैं। दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली साइट जो एक्सकवेट करी गई थी वो हड़प्पा की थी। फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट कौन सी थी? और इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। अब ये कब से कब तक एग्जिस्ट करती थी? तो टाइमलाइन मैंने आपको पहले बता दिया था। टाइमलाइन में जब चैल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है, यानी 2500 BC से लेकर के 1700 BC या 1750 BC तक का जो पीरियड है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के इस इलाके में इस टाइम पीरियड में रहा करते थे। कौन सा टाइम पीरियड? वापस चेक कर लो। ये देखो, ये ना 2500 BC के आगे वाला जो एक पीरियड है, 1750 वाला पीरियड जो है, वहां तक का जो पीरियड है वो किसका पीरियड हो गया? आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड हो गया। ये देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये उसका एक्सटेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दे रखी हैं, अपन यहाँ पर भी देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट साइट्स अपन एक टेबुलर फॉर्म में आगे भी देख लेंगे, लेकिन क्योंकि मैप आ रखा है इसलिए अभी देखते हुए चलो। देखो, एक सिटी है यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में पड़ती है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। एक रूपर है जो कि पंजाब के अंदर आता है, बनवाली आता है हरियाणा के अंदर, कालीबंगा आता है आपके राजस्थान के अंदर, गुजरात में लोथल आता है जो कि एक पोर्ट सिटी मानी जाती थी। फिर गुजरात के अंदर ही आपको ये सरकोटदा देखने को मिलता है, गुजरात में ही आपको धोलावीरा देखने को मिलता है। फिर पाकिस्तान का जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वहाँ की एक पोर्ट सिटी थी बालाकोट, ये बालाकोट लिखा हुआ है। फिर यहाँ बलूचिस्तान में आगे जाकर क्या वो मिलता है? सुतका जिंदौर। सुतका जिंदौर एक साइट मैंने आपको बताई थी मेहरगढ़, जो कि हड़प्पा से पहले की थी, वो बलूचिस्तान में ये मेहरगढ़ है, ठीक है। फिर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो देखने को मिलेंगी वो है ये हड़प्पा, दिस इज कॉल्ड एज हड़प्पा, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान के पंजाब में, भारत के पंजाब में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब में एक साइट है हड़प्पा, ठीक है। और सिंध में, पाकिस्तान में ही सिंध में एक साइट है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैंने आपको मैप पे दिखाई हैं। आगे और टेबुलर फॉर्म में भी अपन इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। एक बार आप नोट करो इसको। मैंने आपको बता दिया कि इसका एज कौन सा है? ब्रॉन्ज एज है। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉपर का ही अलॉय है ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना ये लोग सीख चुके थे। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज ब्रॉन्ज की बनती थी, पत्थर तो यूज कर ही रहे थे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था इन्होंने, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, ठीक है। अब इसका एक्सटेंट अपन देखेंगे। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉर्थ टू साउथ कहां से कहां तक थी और ईस्ट टू वेस्ट कहां से कहां तक थी। तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। सबसे टॉप में इसका जो अपने को एक्सकवेशन करा गया, तो कश्मीर के अंदर एक जगह मिलती है मांडा, कश्मीर के अंदर एक जगह मिलती है मांडा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ? मांडा। ये कश्मीर में
J&K, ठीक है। फिर आप ईस्ट के अंदर जाते हो तो मैंने आपको वो साइट पढ़ाई थी आलमगीरपुर, ये यूपी में है। फिर आप साउथ में जाते हो तो यहां पे दाइमाबाद मिलता है, ये महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। फिर आपको वेस्ट के अंदर जाते हो तो एक साइड मिलती है सुतका जिंदौर, अभी अभी आपको मैंने दिखाई थी मैप के अंदर। ये सुतका जिंदौर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखिएगा कि क्या क्या एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंट रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अपन ने जो एक्सकवेट करा मोर देन 1000 साइट्स अपन लोग अब तक एक्सकवेट कर चुके हैं और उनके साक्ष्य अब प्रमाणित हो चुका है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। तो अब जब मैंने बोला कि ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज एज का क्या मतलब है? खाली ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे? नहीं, वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि ब्रॉन्ज के साथ वो पत्थर का तो इस्तेमाल होता ही था, क्योंकि स्टोन एज से हेरिडिटी चली हुई आ रही थी, ठीक है। तो सिर्फ मेटल में सिर्फ ब्रॉन्ज को ही जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं। ब्रॉन्ज के साथ साथ और भी मेटल्स को जानते थे, पर प्राइमरली उपयोग करने के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करा करते थे, इसलिए ब्रॉन्ज एज है। और इसलिए भी ब्रॉन्ज एज बोली जाती है क्योंकि सबसे पहला मेटल जो इंसान ने उपयोग करना शुरू करा था वो कॉपर था, और कॉपर का अलग ब्रॉन्ज है, यानी कॉपर ब्रॉन्ज एक ही चीज़ है आपकी। साथ में और कौन कौन से मेटल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले यूज करते थे तो वो मैंने यहाँ लिखा है। देखो, कॉपर ब्रॉन्ज तो है ही, ये तो आप जानते ही। सिल्वर गोल्ड भी है, सिल्वर गोल्ड भी है। आप इसको ऐसे भी याद रखो कि ये लोग ऑर्नामेंटेशन पहनते थे, है ना। कई लोग सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज भी पहना करते थे, ठीक है। तो सिल्वर गोल्ड भी इन लोगों को पता था। क्या चीज़ नहीं पता थी? इनके पास आयरन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों के पास आयरन नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आर्यंस का अटैक हुआ इस क्षेत्र पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्षेत्र पे, तो आर्यंस अपने साथ आयरन लेकर के आए थे। उससे पहले आयरन यहां पर उपयोग में नहीं लिया जाता था, ठीक है। इनके पास कुछ सील्स हुआ करती थी। अब देखो सील्स क्या होती है? मोहर, मोहर को सील कहा करते हैं, ठीक है। मोहर को सील कहा करते हैं। सील इनकी कुछ इस प्रकार की होती थी, कुछ स्क्वायर सील होती थी, कुछ राउंड सील होती थी, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर सील्स हुआ करती थी। ये कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, ये सील्स हुआ करती थी, ठीक है। तो सील्स जो हुआ करती थी वो कौन से मटेरियल से बना करती थी? स्टेटाइट मटेरियल का नाम याद करो। सील कौन से मटेरियल से बनी हुई थी? सील का मटेरियल कौन सा हुआ करता था? सील का मटेरियल हुआ करता था स्टेटाइट, ठीक है। और किस काम में आती थी? प्रोबेबली या तो ट्रेड के काम में आती थी, बिजनेस के, या एम्यूलेट्स बना लेते थे उनका। एम्यूलेट्स यानी ताबीज। जैसे ये सर्कुलर वाली सील है तो इसमें वो धागा बांध लेते थे ऐसा, और उसको अपने हाथ पे लगा लेते थे, ताबीज बन जाता था। एम्यूलेट कहते हैं इंग्लिश में उसको। या उनसे ट्रेड करा करते थे। तो आप बोलोगे साहब ट्रेड किसके साथ करा करते थे? एक्चुअली ये लोग ट्रेड करा करते थे, मेसोपोटामियन सभ्यता जो है ट्रेड किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करा करते थे। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहां पर है? जो आज आप इराक देखते हो, इराक ईरान देखते हो, वहां पे मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। तो इनके साथ ये ट्रेड करा करते थे। ऐसी कुछ सील्स वहां पर देखने को मिली भी है। बनती किसकी थी सील्स? स्टेटाइट की। इन सील्स के ऊपर, ये तो चलो सील्स हो गया, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, ये भी एक बार देख लो। अब ये जो सील्स होती थी कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी। ये देखो, मैंने आपके लिए फोटोग्राफ्स अरेंज करी हैं। ये कुछ सील बनी हुई है। अब ये सील देखो, इस पे ऊपर तो कुछ लिपि लिखी हुई है ना, ये तो कुछ डिसाइफर करा हुआ है यहाँ पे, मतलब कुछ पिक्टोग्राफिक लिपि लिखी हुई है इनकी, जिसको आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए, कि नहीं पढ़ पाए आर्कियोलॉजिस्ट की लिखा क्या है, पर कुछ उन्होंने अपनी लिपि में लिखा है। लेकिन नीचे क्या है? एनिमल फिगर बना हुआ है। जैसे इसके अंदर क्या बना हुआ है? ये एलिफेंट बना हुआ है, ठीक है। इधर बुल बना हुआ है, इधर शायद राइनोसॉर्स बना हुआ है,
इधर शायद राइनोसोरस बना हुआ है। तो ये कुछ एनिमल फिगर्स एनग्रेव्ड कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है ना। इनकी सील्स पे क्या होता था कि एनिमल्स की एनग्रेविंग हुआ करती थी, एनिमल एनग्रेव्ड हुआ करते थे। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया, राइनोसोरस हो गया, एलिफेंट हो गया, ये मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। इस प्रकार की सील्स हुआ करती थी, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इनकी सील्स जब हमने देखी तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि यार सारी सील्स में कुछ कॉमन एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब इन एनिमल्स को ये लोग जानते थे और इनके अलावा किसी एनिमल को ये नहीं जानते थे, ऐसा माना जाता है। तो कौन कौन से एनिमल्स को ये जानते थे? पहला देखो एलिफेंट दिख रहा है सील के अंदर, के एलिफेंट बना है, इसमें एलिफेंट था उनके टाइम पे। फिर राइनोसॉर्स, राइनोसॉर्स हो गया, फिर यूनिकॉर्न हो गया, फिर क्रोकोडाइल हो गया, फिर टाइगर हो गया, फिर आपके बुल हो गया। तो प्रोबेबली इन एनिमल्स को ये लोग जानते थे। किस एनिमल को नहीं जानते थे? तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ काउ, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्स। अगर आपके एग्जाम में आए तो ध्यान रखना, काउ और हॉर्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं थे, शायद इनको पता नहीं था। आर्यंस जब आए तो गाय और घोड़ा अपने साथ लेकर के आए। तीन चीज आर्यंस साथ लेकर आए थे, गाय, घोड़ा और लोहा, ठीक है। उससे पहले गाय, घोड़ा और लोहा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रयोग में नहीं लिए जाते थे, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब कालीबंगा जो मैंने आपको एक जगह बताया था जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के का जो कालीबंगा है वहां पे कैमल के हड्डियां भी उस समय देखने को मिली हैं, कैमल बोन्स। इसका मतलब कैमल भी हुआ करता होगा। तो सातवां प्राणी आप कैमल ले लो, क्योंकि कालीबंगा से मिली है कैमल की हड्डियां, ठीक है। इसको नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लोग वर्शिप किसको करा करते थे भाई, इनका रिलीजन क्या हुआ करता था? तो जब खुदाई हुई तो एक शिवलिंग देखने को मिला। तो शिवलिंग देखने को मिला तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि शायद ये शिव जी की पूजा करा करते होंगे। और शिव जी को उस समय क्या कहते थे ये लोग? पशुपतिनाथ। तो प्रोटो शिवा की आराधना करा करते थे। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमको एक सील भी मिली है, हमको एक सील भी मिली। एक तो शिवलिंग तो मिला ही है, शिवलिंग तो हमको मिला ही है, ठीक है ना। और क्या देखने को मिला है? एक सील मिली थी। इस सील का नाम था पशुपतिनाथ। और इस पशुपतिनाथ सील में एक योगी हैं जो कि मेडिटेट कर रहे हैं और उनके आसपास काफी ज्यादा एनिमल्स इकट्ठे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो अभी जैसे शिव जी की जो प्रतिमा है वैसी ही कोई प्रतिमा है। तो इसलिए माना गया कि भाई ये लोग जो हैं मतलब शिव जी के जैसे किसी पर्सन की आराधना करते थे, जैसे क्योंकि शिवलिंग भी है और योगी भी बना हुआ है, ठीक है। तो शिव जी की आराधना करा करते थे, मदर गॉडेस की आराधना करा करते थे। मदर गॉडेस की आराधना यानी कि नेचर की आराधना करते थे। जैसे सिंधु नदी है तो सिंधु नदी को देवी मान करके पूजा करते थे, ठीक है ना। मदर गॉडेस की आराधना करा करते थे और नेचर की आराधना करा करते थे। बेसिकली दे वर्शिप नेचर, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया? रिलीजन हो गया। अब आगे क्या लिख रखा है कि इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको मैप में दिखा भी दी थी और टेबल में पढ़ लेंगे, लेकिन दो तीन चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं, उनको ध्यान रखिए। हड़प्पा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब में है, पंजाब ऑफ पाकिस्तान। अपने पंजाब में मत लगा देना इसको। मोहनजोदाड़ो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के किस में है? सिंध में है, ठीक है। लोथल ये इंडिया के गुजरात में है, गुजरात कह रही इंडिया में, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, और धोलावीरा फिर से गुजरात में। तो ये तो आपको रटनी है साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने बता दी हैं तो रटनी है, ये तो रटनी है, ठीक है।
और देखो कालीबंगा और लोथल जो हैं इन साइट्स पे फायर अल्टर मिले हैं। फायर अल्टर का मतलब यज्ञ वेदी। यज्ञ वेदी का मतलब क्या हुआ, यानी ये लोग यज्ञ वगैरह भी कुछ करते होंगे या तो, ठीक है ना, ऐसी कुछ प्रथा रही होगी। तो यज्ञ वेदी भी देखने को मिलती है कालीबंगा और लोथल में, इसको नोट करो। आगे चलते हैं। कालीबंगा में ही अपने को प्लफ्ड फील्ड्स देखने को मिलती हैं, यानी कि देवर अवेयर ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्निक। प्लव्ड फील्ड्स क्या होती है, फावड़े से जैसे आप खुदाई करके रख देते हो तो खेती के वक्त काम में आती हैं, तो वैसी कुछ फील्ड्स देखने को मिली है कालीबंगा में। इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर टेक्निक जानते थे, यानी इनका प्रोफेशन में एग्रीकल्चर तो हुआ करता था। हड़प्पा जो है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। हड़प्पा अगर अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जितनी भी साइट्स हैं उनको ही बोला जाता है कि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। क्यों अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी वो देखो आप। Why Indus Valley civilization is an urban civilization? अर्बन का मतलब शहरीकरण हो रखा था, गांव नहीं था भैया, शहरीकरण था। कैसे शहरीकरण था, इनके पास जो सिटीज थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न की सिटीज थी, ठीक है। जो सिटीज थी वो दो भागों में डिवाइडेड थी। जो ईस्ट पार्ट था यहां पे कॉमन लोग रहा करते थे, और जो वेस्ट पार्ट हुआ करता था उसको कहते थे सिटाडेल। और इस सिटाडेल में एरिस्टोक्रेट्स यानी कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रोबेबली रूलिंग क्लास रहा करता था। जो सिटाडेल हुआ करता था उसी के अंदर काफी ज्यादा पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। हॉल्स, ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, ये सब देखने को अपने को मिलता है सिटाडेल के अंदर। अब कॉमनर्स की बात तो अपन बाद, चलो पहले कॉमनर्स की बात कर लेते हैं। इनके जो घर हुआ करते थे उनके घर में पानी का टैंक हुआ करता था, वाटर टैंक हुआ करता था। इनके घरों से वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम निकाला करते थे। आज की तारीख की तरह नहीं कि भाई गंदगी पड़ी हुई है सड़कों पे, नहीं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई करने के लिए यहाँ पे मैन होल्स भी हुआ करते थे। इतना सफाई का ध्यान रखा करते थे, ठीक है। फिर तो ये घर हो गया, वाटर टैंक्स हो गया, इतना ये लोग सफाई के ध्यान करा करते थे। ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं इनमें से ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मैन मेड इन्होंने तालाब बना रखा था जहाँ पर वो रिचुअलिस्टिक बाथिंग करा करते थे। और उस ग्रेट बाथ के चारों तरफ जो है कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स भी बना रखे थे। और वो ग्रेट बाथ इतना अच्छा बन रखा था कि आज तक भी उसके अंदर कोई दरार सीलन ऐसी नहीं आई है, इतना अच्छा उनका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। तो बाथिंग कल्चर को दिखाता है, हाइजीन कल्चर को दिखाता है ग्रेट बाथ। कहां से मिला है ग्रेट बाथ? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। ग्रेनरीज, ग्रेनरीज यानी कि जहां पे अन्न का भंडारण करा जाता है। अन्न का भंडारण करने का मतलब क्या हुआ कि अन्न की पैदावार इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि उनको भंडार करने के लिए रखना पड़ता था, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से जानते थे वो लोग। तो ग्रेनरीज वैसी जगह होती है जहां पे अन्न का भंडारण करा जाता है। तो ग्रेनरीज बड़ी साइंटिफिक वे में डिजाइन करी गई थी। क्या डिजाइन करी गई थी कि एक तो उनको रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखा जाता था अन्न को, ताकि चूहे, इंसेक्ट्स उनको खराब ना कर सके। प्लस जो ग्रेनरीज होती थी उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि उनमें एयर के डक्ट्स हुआ करते थे। अब एयर के डक्ट्स का मतलब यह है कि ताकि अंदर जो सामान रखा हुआ है वो सड़े ना, वो रोटन ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की ग्रेनरीज कहाँ देखने को मिलती हैं अपने को? हड़प्पा में।
ऑब्वियसली सिटाडेल में, मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल में, हड़प्पा के सिटाडेल में ये सब देखने को मिलता है। और पब्लिक बिल्डिंग्स और हॉल्स अपने को देखने को मिलती हैं। ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड था, ठीक है। तो एक अर्बन सिविलाइजेशन जो है इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। एक बार नोट करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये ग्रेट बात जो है ये मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है, ये आप रट लेना, आ सकता है, ठीक है। फिर उनकी पॉटरी कैसे हुआ करती थी, अब उनके स्कल्पचर्स पे आ रहे हैं अपन धीरे धीरे। तो स्कल्पचर जो है उनकी पॉटरी कैसे हुआ करती थी भाई, वो अपने मृद भांड कैसे बनाया करते थे। तो इनकी जो पॉटरी देखने को मिलती है वो रेड एंड ब्लैक पॉटरी है। इसके आगे जब अपन आर्यंस को पढ़ेंगे तो पेंटेड ग्रे वेयर नाम की पॉटरी अपने को देखने को मिलेगी। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर आए तो ध्यान रखना, हड़प्पास की जो पॉटरी है वो रेड एंड ब्लैक पॉटरी है, ये रटना है, ठीक है। ग्रे पॉटरी आ जाए तो आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे आर्यंस के उनमें पढ़ने को मिलेगा रेड एंड ब्लैक का है इनकी पॉटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक, मैंने आपको दिखाई थी ना, जिसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं अभी तक कि क्या लिखा हुआ है, पिक्चर्स में बता देते कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी इनकी, कहाँ पे थी, छन्नूदारो में और लोथल में, और ये दोनों ही जो है ये पोर्ट सिटीज थी। पोर्ट सिटीज का मतलब जहां से जहाज निकलते थे, जहाज निकलते थे और कहाँ जाते थे, मेसोपोटामिया जाते थे ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी होती है। बीड आप देखना, छोटे छोटे पत्थर के या स्टोन के बीड्स हुआ करते हैं, उनकी मालाएं बना करते हैं। तो बीड को पॉलिश करने के लिए, बीड को घिसने के लिए बीड मेकिंग एक फैक्ट्री यानी एक छोटा सा कारखाना कहाँ मौजूद था, छन्नूधारो और लोथल में, पोर्ट सिटीज में। क्या करते होंगे पोर्ट सिटीज में, क्यों है, ताकि वो वहां से उसको एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। एक नई साइट देखने को मिलती है राखीगढ़ी, काफी बाद में ये डिस्कवर हुई है, 2014 में राखीगढ़ी साइट निकली है। और राखीगढ़ी साइट जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि अब तक पाई गई जितनी भी साइट्स हैं उनमें सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। और ये राखीगढ़ी साइट है कहां पर, हरियाणा में। एक तो ये लेटेस्ट साइट है और एक ये बिगेस्ट वन है, ठीक है। तो राखीगढ़ी याद रखना है। छन्नूदाड़ो से ही एक इंक पॉट देखने को मिला है, ये जहाँ बीड मेकिंग फैक्ट्री थी वहां पर एक इंक पॉट भी है, ठीक है। इंक पॉट भी निकला है खुदाई के अंदर, ठीक है। कॉटन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली दे वर द फर्स्ट पर्सन जो कॉटन का इस्तेमाल करते थे और कॉटन उगाते थे, ऐसा माना था। तो कॉटन फर्स्ट पर्सन टू यूज कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग, नोट करो। आगे चलते हैं। टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया सारी चीज, है ना। वो टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ड्रेनेज सिस्टम है इनका, ग्रिड पैटर्न है और हाइजीन है और सिटाडेल है। ये सारी चीज टाउन प्लानिंग के अंदर मैंने आपको बता दी है। आप कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं इनका कि भाई देखो क्या है इनकी, लोथल, बालाकोट, सुतका जिंदौर और अलादीन जो पाकिस्तान में है। अलादीन और सुतका जिंदौर जो है, और ये जो तीन चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में है। और ये क्या है, इनके पोर्ट्स थे। ऐसे ही गुजरात के अंदर जो है ये भी पोर्ट था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके अंदर इनकी सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, है ना। सोसाइटी कैसे हुआ करती, जैसे अपने 4 वर्ण हुआ करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे इनके भी कुछ हुआ करते थे। तो इनकी सोसाइटी में एक तो स्कॉलर्स मिलते थे जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, ज्ञान बांटा करते थे। फिर वॉरियर्स हुआ करते थे, वो हर सभ्यता में वॉरियर होने ही पड़ते थे, वरना अपनी सभ्यता को बचाएंगे कैसे। आर्यंस के साथ जब युद्ध हुआ तो यही वॉरियर्स ने लड़ाई करी, ठीक है। फिर बिजनेसमैन हुआ करते थे, मैंने कहा, या ट्रेडर्स हुआ करते थे जो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करा करते थे। फिर लेबरर्स हुआ करते थे जो कि नॉर्मल कॉमनर्स थे, कार्य करा करते थे, ठीक है ना। तो ये इनकी कुछ वर्ण व्यवस्था टाइप मान लो आप। अब ये कुछ मेजर साइट्स हैं जो अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मोहनजोदाड़ो है मैंने बता दिया, सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब ऑफ पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट साइट है,
ठीक है, लोथल मैंने आपको बता ही दिया, ये गुजरात में है। राखीगढ़ी मैंने बता ही दिया, हरियाणा में। इसको तुरंत हाथों हाथ याद कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर गवेरीवाल है पंजाब में, बनवाली है हरियाणा में, छन्नूधारो है गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में। ये सवाल आपके कालीबंगा जो है ना, ये आपके सीयूईटी एग्जाम में आ रखा है, तो इसलिए कालीबंगा को विशेष ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर में है। कोट दिज्जी सिंध पाकिस्तान में है। रोपड़ पंजाब में है। ये वाला जो पंजाब है ये इंडिया वाला भी, ठीक है। फिर सरकोटदा ये गुजरात के अंदर में है। फिर सुतका जिंदौर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर में है। एक बार नोट करो जल्दी से। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? वस्तु विनिमय सिस्टम, यानी कि मैं आपको पेन देता हूं, आप मेरे को कपड़े दे दो। फिर मैंने कपड़े लिए, वो गेहूं वाले के साथ एक्सचेंज कर ली, मैंने उसको कपड़े दे दिए, गेहूं उससे ले लिया। तो ऐसा कोई सिस्टम इनका था जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। इनके यहाँ वो करेंसी नहीं चलती, देयर वॉज नो करेंसी। ठीक है, ध्यान रखना। मर्चेंट्स जो हुआ करते थे, यानी जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वही रूलिंग क्लास हुआ करते थे, राजा वही हुआ करता था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो स्वास्तिक का सिंबल है संभवतः इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने लिया हुआ है। मेसोपोटामिया के अंदर हम जो ट्रेड करा करते थे, उसकी एक फेमस सिटी है सूसा, इसके साथ ट्रेड करा करते थे। ठीक है, बिकॉज हड़प्पन सील्स वर फाउंड इन मेसोपोटामियन प्लेसेस, और उस प्लेस का नाम क्या है? सूसा। नोट करो एक बार। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अपन देखेंगे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत क्यों हुआ। पहले तो अपन ये देखेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन। हिस्टोरियन अलग अलग चीज मानते हैं। एक वर्ग तो ये मानता है कि अटैक ऑफ आर्यंस, इनके बाद इस धरती पर आर्यंस ने रूल करा। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ने इन पे अटैक कर दिया था। आर्यंस जो हैं वो कैस्पियन सी के पास से आए थे और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अटैक करा, उनको हटा दिया यहाँ से, तो इसलिए सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एक वर्ग ये मानता है। दूसरा वर्ग ये माना जाता है कि फ्लड इन इंडस रिवर, कि सिंधु घाटी के अंदर बाढ़ आ गई और उसमें सभ्यता बह गई। अभी ये जो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें भी वो बाढ़ दिखाई गई है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता खत्म क्यों हो। दूसरा टॉपिक है व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द अर्बन सिविलाइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया। इनके पास हाइजीन है, इनके पास ड्रेनेज सिस्टम है, इनके पास फोर्टिफाइड सिटीज़ हैं, इनके पास ग्रेट बाथ है, इनके पास ग्रेनरीज हैं, इनके पास जो घर बने हुए हैं उनके अंदर वाटर टैंक भी एग्जिस्ट करता है, और धूल इनके घर में एंटर ना हो इसलिए छोटी छोटी खिड़कियां देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक अर्बनाइज सिस्टम है, शहरीकरण की तरह रहते थे। ग्रीनरीज हैं, इनके पास अन्न भंडारण के लिए संपूर्ण व्यवस्था थी, इसलिए एक शहरीकरण व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अर्बन सिटीज। अपन पूरा इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें किसी सभ्यता के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे कि ये अर्बन सभ्यता थी। ध्यान रखना, अर्बन सभ्यता के बारे में सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैच द फॉलोइंग में है, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्बन सभ्यता कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इनके पास ग्रीनरी है, इनके पास ग्रेट बाथ है, इनके पास ड्रेनेज है, इनके पास सिटाडेल है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 3 आदमियों के नाम, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, इनके बारे में पढ़ लो।
इनकी जब खुदाई हुई, इन साइट्स की जब खुदाई हुई, तो इनके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे फेमस, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए कि भाई किसके नेतृत्व में ये खुदाई हुई, ये नाम पूछा जा सकता है। तो लीड तो कर रहे थे पूरी टीम को सर जॉन मार्शल। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हेड रहे वो सर जॉन मार्शल रहे, लेकिन अलग अलग साइट्स पे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट गए जिन्होंने खुदाई करी। तो सबसे पहली खुदाई 1921 के अंदर हुई है हड़प्पा के अंदर, जो किसने करवाई है? दयाराम साहनी ने। तो एक इनका नाम याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है दयाराम साहनी का नाम। दूसरा 1922 में, उसके अगले ही साल मोहनजोदाड़ो की खुदाई कराई आर.डी. बनर्जी ने। तो एक इनका नाम याद रखना, ठीक है? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। नोट करो। ठीक है, तो इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। विच एनिमल्स आर फाउंड, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूं, गाय पता थी क्या इन्हें? इन्हें गाय नहीं पता थी। घोड़ा पता था क्या इन्हें? इन्हें घोड़ा नहीं पता था। एलिफेंट पता था क्या इन्हें? पता था, क्योंकि सील पे लिखा हुआ है, सील पे बने हुए थे। यूनिकॉर्न था। राइनासोर था। टाइगर था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। अब थोड़ा बहुत स्कल्पचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनके यहाँ कौन कौन सी मूर्तियां अपने को देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा स्कल्पचर के बारे में कर लेते हैं। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला इनके यहाँ कौन कौन सी मिलती है। तो देखो, अपने को यहाँ पे एक ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल मिलती है। कहां से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल मिलती है। कभी गूगल पे टाइप करके देखना, तो एक त्रिभंग स्टाइल में डांस करती हुई एक लेडी की स्टेच्यू देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज की बनी हुई है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। इससे क्या पता चलता है कि उनके यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए नाच गाने की कला उत्पन्न हो चुकी थी। नाच गाने की कला वो जानते थे। प्लस महिला ने बैंगल्स पहने हुए हैं, एम्यूलेट्स पहने हुए हैं, इसका मतलब ऑर्नामेंटेशन जानते थे। महिलाएं जो है वो श्रृंगार करना जानती थी, गहने पहनना जानती थी। ठीक है, और ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है, ये एक टेक्निक से बनी है जिसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। खैर आप इतना ज़्यादा याद मत रखना, बट ठीक है, मैं बता दूं आपको कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक नाम की एक टेक्निक से ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बनाई गई है। ठीक है, फिर दूसरी अपने को स्टैचू देखने को मिलता है बियर्ड प्रीस्ट। एक स्टैचू अपने को दाढ़ी वाले प्रीस्ट की भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई बियर्ड है किन्हीं प्रीस्ट के, वो आधी आंख उन्होंने बंद कर रखी है, उनके सर पे रिबन बंधा हुआ है और उन्होंने एक शॉल लपेट रखी है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये माना जाता है कि शॉल लपेटी, इसका मतलब वूल के बारे में वो जानते थे। कॉटन तो जानते थे, वूल भी जानते थे, तभी तो शॉल लपेट रखी है। और एम्ब्रॉयडरी भी जानते थे शॉल पे, तभी तो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ठीक है, और प्रोबेबली एम्यूलेट प्रीस्ट ने भी पहन रखा है और रिबन बांध रखा है। इसका मतलब गहने या ऑर्नामेंटेशन हो सकता है आदमी भी पहना करता होगा। तो ये जो बियर्ड प्रीस्ट की जो स्टेच्यू मिली है, ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसके अलावा एक मेल टॉर्सो एंड स्टेच्यू ऑफ मदर गॉडेस भी मिली है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको खुदाई के दौरान मिली हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी। अब एक सवाल जाते जाते आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए,
क्या है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट इन प्रेजेंट डे इंडिया? भारत में वर्तमान में इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है? बताइए, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। तो जब अपन ने साइट्स देखी थी उसी वक्त मैंने आपको बोल दिया था कि जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध में है। इसका मतलब इसका सही आंसर ये है। ये भारत में नहीं है, बाकी सब तो है। बनवाली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक खत्म करते हैं। अपने अगले टॉपिक में अपन आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।